और नेक्स्ट हम करेंगे मैटर इन इशू। हम सेक्शन 11 हमारा चल रहा है रेस जुडिकाटा। नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट और इशू मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ठीक है, वैसे मैं पहले आपको करा चुका हूँ, इसको दोबारा थोड़ा सा और करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन ए फार्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज litigating same title in a court competent to try a subsequent suit and has been heard and finally decided। तो अब हमारा जो यहाँ पे है मैटर डायरेक्टली इन सब्सटेंशियली इन इशू हम टॉपिक कर रहे हैं। तो इसको समझते हैं, पहले मैटर इन इशू समझते हैं। ठीक है, मैटर इन इशू क्या होगा। इस टॉपिक में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू पढ़ेंगे हम। कौन से मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होंगे, ये हमारा इंग्रेडिएंट है सेक्शन 11 के। ठीक है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू क्या होंगे। मैटर कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। ठीक है, ये थोड़ा नहीं क्लियर हो रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसको समझ लो। मैटर कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू, और साथ में यहीं पे हम पढ़ लेंगे मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी हम यहीं पे कर लेंगे। रेस जुडिकाटा जो है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री में तो सीधे पूछ लेते इसका क्लॉज कौन सा है, कौन सी एक्सप्रेशन कौन सी है। ठीक है, तो आपको पता है एक्सप्रेशन 4 जो है वो प्री में इंपॉर्टेंट है, कि प्री में सिर्फ इतने पूछेंगे आपसे कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो कहाँ पे कौन से क्लॉज में दी हुई है, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। तो आपको पता है एक्सप्रेशन 4 जो है ना, टोटल 8 एक्सप्लेनेशन हैं सेक्शन 11 में। ठीक है, ये टोटल 8 एक्सप्लेनेशन हैं, और इसमें से जो 4 वाली है, जो फोर्थ एक्सप्लेनेशन है, ये डील करती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से डील करती है। ठीक है, तो ये हम तीन टॉपिक इसमें देखते समझते हैं। इसको समझो। मैटर इन इशू का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, मतलब कोई फैक्ट। मैटर इन इशू मतलब कोई फैक्ट जो है, इशू है, वो फैक्ट है, फैक्ट कोई फैक्ट है। ठीक है, मैटर इन इशू मतलब फैक्ट इन इशू। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैटर को आप फैक्ट की तरह भी ले सकते हो। मैटर इन इशू मतलब मुद्दा, इशू जिसका कोई इशू है, और मतलब फैक्ट कोई फैक्ट जो है इशू में है। ठीक है, आपने फीस दी है, नहीं दी है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, आपको मैंने आईपीसी पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई, ये एक फैक्ट है। ठीक है, या मैंने सीपीसी आपको पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई, मैंने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेट आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ये फैक्ट है। ठीक है, अगर केस में कोई फैक्ट को इशू है, कोई इशू आ गया है, ठीक है, आप कह रहे हो कि सर ने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेट नहीं कराया हमें। ठीक है, तो अब उसको कराना एक फैक्ट है, उसको ना कराना भी एक फैक्ट है। हो सकता है ये मैटर इन इशू बन जाए, तो ये हो जाए, या सीपीसी बन जाए कि सीपीसी आप कह रहे हो कि आपने फीस पे कर दी है। ठीक है, मैं भी मान रहा हूँ कि आपने फीस पे कर दी है, तो वो इशू नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हो कि आपने हमें फीस देनी थी इतनी, 1 लाख रुपीज़ फीस देनी थी, और आपने हमें 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाने थे। तो इशू अब ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि आपने 1 लाख फीस देनी थी, मैं कह रहा हूँ हाँ आपने 1 लाख फीस देनी थी। अब ये इशू नहीं है, फैक्ट है पर इशू नहीं है। ठीक है, वो आप कह रहे हो कि 1 लाख फीस देनी थी, मैं भी कह रहा हूँ हाँ मैंने लेनी थी, बात खत्म। आप कह रहे हो आपने दे दी, मैंने कह रहा हाँ ले ली, अब ये भी कोई इशू नहीं है, फैक्ट इन इशू नहीं है, मैटर इन इशू नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हो 10 सब्जेक्ट पढ़ाने थे, मैं कह रहा हूँ हाँ 10 सब्जेक्ट पढ़ाने थे, ये भी कोई इशू नहीं हो। ठीक है, आप कह रहे हो उसमें सीपीसी पढ़ानी थी, मैं कह रहा हूँ नहीं सीपीसी नहीं पढ़ानी थी, मैंने तो उसमें टॉर्च पढ़ाना था। अब ये इशू बन गया कि वो जो 10 सब्जेक्ट पढ़ाने थे, जो 10 सब्जेक्ट थे, उसमें टॉर्च था पढ़ाना या सीपीसी पढ़ाना था, ये एक इशू है, फैक्ट इन इशू है। ठीक है, तो उसको अब प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए कुछ जो फैक्ट है, अगर हम इनकी फैक्ट की बात करें, इस फैक्ट को कुछ एसेंशियल फैक्ट होंगे, कुछ नॉन एसेंशियल फैक्ट आ जाएंगे। ठीक है, कोई नॉन एसेंशियल आ जाएंगे उस चीज़ को प्रूव करने के लिए।
कोई ऐसे फैक्ट आप कोर्ट में ले आओगे, कोई ऐसे इशू बना लोगे कोर्ट में जो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए ज़रूरी होंगे या ज़रूरी नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपनी कॉपी देखो, उस पर कॉपी मैंने सीपीसी कराई हुई है। ठीक है, डिक्टेशन कराई है, उसका मतलब मैंने कराया हुआ है। अब ये प्रूव करने के लिए कि असेंशियल फैक्ट है। ठीक है, फीस आप कह रहे हो कि फ़ीस पे कर दी, मैं कह रहा हूँ फीस नहीं आई, तो आप क्या कर रहे हो, उसको लेके आप आ गए हो, उसकी बैंक की स्टेटमेंट ले आए हो, ये देखो मैंने पैसे मेरे अकाउंट से निकले और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब ये एक असेंशियल फैक्ट है। आप कह रहे हो मैंने एलएलबी की हुई है। ठीक है, उससे वो कोई उस चीज़ को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए, प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए असेंशियल फैक्ट नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हो कि मेरे एलएलबी में मैं फर्स्ट आया था, मेरे 80% मार्क्स आए थे, इसलिए मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पढ़ने आया था। या मेरे नंबर कम आए थे सीपीसी में, इसलिए मैं आपके पास पढ़ने आया हूँ। अब कुछ जो उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए नॉन एसेंशियल फैक्ट है ना, दो तरह से फैक्ट हो जाएंगे, एक तो एसेंशियल हो जाएंगे, एक नॉन एसेंशियल आ जाएंगे। मैटर इशू को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए कुछ एसेंशियल फैक्ट आ जाएंगे, कुछ नॉन एसेंशियल फैक्ट आ जाएंगे। ठीक है, अगर तो एसेंशियल फैक्ट होंगे तो हम उसको कहेंगे मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा नॉन एसेंशियल हो जाएंगे मैटर्स कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। ठीक है, अगर ये ना भी क्लियर हो ना तो मेरा पिछला लेक्चर देख लेना जहाँ पे मैंने आपको ये कराया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। ये वाला कराया था मैंने आपको टॉपिक। ठीक है, मैटर इन इशू वाला, इसको टॉपिक को दोबारा कर लेना, ये वीडियो देख लेना अगर ना समझ आया तो। इसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया था ये वाला। ठीक है, तो जो एसेंशियल फैक्ट होंगे उस मैटर इशू को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, तो वो तो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू आ गए। और जो नॉन एसेंशियल होंगे वो मैटर कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इशू होंगे। अब हो सकता है कि सारे एसेंशियल फैक्ट इस केस को प्रूव करने के लिए यू वर रिक्वायर्ड 4 एसेंशियल फैक्ट्स। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 4 एसेंशियल फैक्ट चाहिए थे और 2 आपने नॉन एसेंशियल उठा लिए, 5 और 6। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें 4 एसेंशियल फैक्ट थे जो आपको प्रूव करने के लिए जरूरी था, पर आप क्या करके आप एक एसेंशियल फैक्ट जो था ना उसमें से आप मिस कर गए, आप अपनी गलती की वजह से ना उसको मिस कर गए, आपने 2 नंबर का उठाया ही नहीं। ठीक है, जो उठाना चाहिए था, यू ऑट टू बी रेस्ड, यू ऑट टू रेस्ड दैट फैक्ट, दैट एसेंशियल फैक्ट। ठीक है, वो आपको उठाना चाहिए था, पर आपने वो उसको रेज नहीं किया और उस पर कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। जो तो आपने रेज कर दिए, 1 3 4 आपने रेज कर दिए, उस पर तो लग जाएगी रेजिड्यूटी कार्ड। अब दूसरे में जब एक बार प्रूव हो गए तो दोबारा उसको सुना नहीं जाएगा। अगर अगर और एक सब्सिक्वेंट सूट डल गया तो उसमें वो जो 1 3 4 में अगर कोई रिपीट हो गया, ठीक है, सपोज कोई और नया केस आया जहाँ पे इशू आ गया, -1 आ गया, ठीक है, -2 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है, 2 आ गया और 5 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, नया फॉर्मर है, ये सूट 1 है और ये सूट 2 है। अब इसमें जो था -1 और -2 में बस एक फिगर ले रहा हूँ। ठीक है, ये -1 या -2 जो भी एक फिगर है, ये जो है इस पर रेजिड्यूटी काटा नहीं लगेगी। ठीक है, 5 और 6 पे भी रेजिड्यूटी काटा नहीं लगेगी, नए फैक्ट है। ठीक है, 1 पे क्या लगेगी, रेजिड्यूटी काटा लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उठाया और उस पर डिसाइड भी हो चुका है, प्रीवियस सूट में, सूट 1 में डिसाइड हो चुका है, तो फॉर्मल सूट में 1 लग जाएगी। 2 आपने उठाया नहीं था पर आपको उठाना चाहिए था, तो अब इस पर क्या लगेगी, इस पर रेजिड्यूटी काटा नहीं लगेगी, इस पर लगेगी कंस्ट्रक्टिव रेजिड्यूटी काटा लगेगी।
कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगी, क्योंकि ये आपने उठाना चाहिए था पर आपने उठाया नहीं था, इसलिए इस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगी। ठीक है, 1 पे कोई नहीं लगेगी, 2 पे कोई नहीं लगेगी, 5 पे कोई नहीं लगेगी, 6 पे नहीं लगेगी, 1 पे लग जाएगी रेस जुडिकाटा। ठीक है, और 2 पे लग जाएगी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, क्योंकि वो आपको रेज करना चाहिए था, आपने रेज नहीं किया, आपकी गलती है, आपने रेज नहीं किया। यहाँ आपको चाहिए था कि आप रेज करते, पर आपने रेज नहीं किया, और दूसरे में वो फैक्टर दूसरे केस में आ गया, सेम चीज़, पार्टी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो वो अब उस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगी। एक्सप्रेशन 4 पढ़ लेते हैं। एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड और ऑफ डिफेंस, ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। ठीक है, मतलब प्रूव और डिस्प्रूव करने के लिए, ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट shall be deemed to have been a matter directly and substantially an issue in such suit। तो उसको माना जाएगा कि वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू है सच सूट के लिए। अब मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली हो गया, माना जाएगा, डीम्ड है, तो उसका मतलब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगी। जब रेज किया तो पहले वाला कहेगा ये तो पिछले में प्रूव करने के लिए जरूरी था, एसेंशियल फैक्ट था उसको प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए, पर आपने पूछा लगाया नहीं, आपकी गलती है, इसलिए आप इस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगी। आप पहले प्रूव कर लेते हैं, नहीं तो फिर तो लोग सूट ही डालते रहेंगे, चार चार इशू है, 4 सूट डाल देंगे। ठीक है, 5 इशू है तो 5 डाल देंगे, 5 केस डाल देंगे, 5 को पहले एक में कर लिया, फिर दूसरे में कर लिया, फिर तीसरे में कर लिया। ठीक है, ऐसा तो फिर वो कई चीज़ों में आ जाएगा ना। ठीक है, इस पर थोड़ा सा लिख लो, इसी पॉइंट पे लिख लो, अ मैटर इन इशू any fact which is either essential to prove or disprove the cause of action, or which may not be essential but which has been raised by the party in a suit, those facts which are essential to prove or disprove the cause of action are matters directly and substantially in issue such matters in order to be directly and substantially in issue need not be raised by a party
as there will be these will be color these will be directly and substantially an issue even if these were not raised by the party though it is duty of the parties to raise all such issues. इसमें थोड़ी डिक्टेशन और कर लो, अगर ये कंप्लीट हो गया तो डिक्टेशन और थोड़ी सी और देख लो। हाँ इसके साथ ही है। The matters which are directly and substantially in issue, the matters which are directly and substantially issue will remain to be directly and substantially in issue even they had not be raised by either of the parties. It is the duty of the parties to raise all such matters so as to bring about a final decision of the case. The issues which were raised will be said to be directly decided by the court, and the issue which were not raised but were directly and substantially in issue will be said to be decided by implication. The court will presume in a case
The court will presume in a case that the party has raised all issues which are directly and substantially in issue, and hence when the court decides the suit, it decides the suit upon all issues which were directly and substantially in issue, Thus, if subsequently an issue expressly raised and decided is raised again in another suit, it will be barred by direct res judicata, and if an issue which was directly and substantially in issue but was not raised though it could be raised and it ought to have been raised against the subsequent suit, constructive res judicata will apply. The logic is that even such an issue will be deemed to have been decided in the former suit. फिर पैरा चेंज करके लिख लो, in a suit either of party may raise an issue which may not be essential for the determination of the suit and the court may also erroneously go ahead to decide that issue. Such issues are not matters directly and substantially in issue, rather they are collaterally and incidentally in issue, and upon them res judicata will not apply in a subsequent suit.
क्वेश्चन लिख लो एक, ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर declaration of title and possession of some property. The suit is decided in favor of A. Later A again filed a suit claiming damages for the loss that A had suffered because of the illegal detention of the property by B. ठीक है, decide ये फाइल से सूट अगेंस्ट बी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड पोजेशन। यहाँ पे सूट जो डाला है किस लिए, दो चीज़ों के लिए डाला है, एक तो टाइटल के लिए डाला है और एक पोजेशन के लिए डाला है कि ये मेरा मकान जो है ये मेरा है, मेरे नाम पे है और इसका पोजेशन मुझे मिले। ठीक है, ऑफ सम प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को लेकर सूट इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ ए के फेवर में हो गया। लेटर ए अगेन फाइल ए सूट क्लेमिंग डैमेजेस, अब उसने आगे दोबारा सूट किस लिए डाल दिया, डैमेजेस के लिए। फॉर द लॉस दैट ए फॉर द लॉस दैट ए हैड सफर्ड। ठीक है, ये हैड है यहाँ पर, मैं दोबारा लिख देता हूँ, हैड सफर्ड बिकॉज ऑफ द इलीगल डिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय बी डिसाइड। बताओ यहाँ पे पहले मांगा टाइटल एंड पोजेशन के लिए, अब बाद में मांगा दूसरा सूट डाला डैमेजेस के लिए। अब यहाँ पे बी प्ली ले रहा है रेस जुडिकाटा की। नहीं लगेगा, ठीक है, आंसर ठीक है। यहाँ पे जो है रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, बट ऑर्डर टू रूल 2 विल अप्लाई। ठीक है, अब ये एक नई चिड़िया है, ऑर्डर टू रूल 2, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ रहे। इसके बाद इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर टू रूल 2 होगा, अभी पहले इसका खत्म कर लें। ठीक है, चलो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाला था मैंने, पर आप कंफ्यूज नहीं हुए, अच्छी बात है। ठीक है, ये अलग है, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं, मैटर डेक्लेरेशन सब्सटेंशियली का कोई लेना देना नहीं है। टाइटल अलग है, पोजेशन अलग है, डैमेजेस अलग है, ये डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो वो उसकी मर्जी है, चाहे सारे कॉज एक्शन एक ही में मांग ले, चाहता तो मांग सकता था साथ में। ठीक है, चाहता तो ये डैमेजेस इसी से निकल के आए ना, चाहता तो इकट्ठे मांग सकता था, कॉजेज ऑफ एक्शन है, वो उसकी मर्जी है, जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन उसकी मर्जी है, उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, पर ऑर्डर टू रूल 2 है, वो अभी हमने पढ़ना है, वो अप्लाई होगा। ठीक है, जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन हमने वो पढ़ना है, वो बाद में होगा, पर रेस जुडिकाटा नहीं एप्लीकेबल होगा उस पर, क्योंकि वो अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है। प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए एसेंशियल भी नहीं था ये। कंस्ट्रक्टिव तो तब लगेगी अगर वो फैक्ट एसेंशियल होता प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए। अब डैमेजेस जो है वो प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए टाइटल और पोजेशन के लिए जरूरी नहीं है।
ठीक है, टाइटल और पोजेशन के लिए डैमेजेस प्रूव करने एसेंशियली नहीं है। अब किसी हो सकता है किसी फैक्टर में हों, पर वो एलेबरेटली बताया होगा आपको क्वेश्चन में ना कि वहाँ पे एसेंशियल होंगे अगर होंगे तो। पर इस केस में जो हमें प्रेजेंट प्रपोजिशन है यहाँ पे कहीं पे भी ये निकल के नहीं आ रहा कि डैमेजेस जो है वो एसेंशियल नहीं है प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। अगर तो होते प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए एसेंशियल होते फिर तो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली आ जाता, फिर तो कंस्ट्रक्टिव लग जाती। पर यहाँ पे उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए डैमेजेस कोई टाइटल और पोजेशन को प्रूव करने के लिए वो एसेंशियल फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए रेजिड्यू डाटा नहीं लगेगी, ऑर्डर टू रूल 2 लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं, उस पर एक दो क्वेश्चन करने हैं। रेजिड्यू डाटा पे भी करना है, केस भी कराना है मैंने आपको, इंपॉर्टेंट केस है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसको कंप्लीट करते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको?